गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं फिर से आपके सामने यूके ट्रिपल एस यानी कुटुंब न्यायालय 2019 के पेपर के PYQ यानी ये इसका थर्ड पार्ट होगा। इससे पहले दो पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है और बाकी दो पार्ट देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये तीसरा पार्ट होगा। चलो सॉल्यूशन है यानी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 37। इससे पहले हमने कर चुका है हिंदी को छोड़ के यानी 14 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन दो वीडियो में करवा चुका हूँ। ये बाकी तीसरा वीडियो होगा और इस वीडियो में पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो मोहम्मद गौरी के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके पास ऑप्शन है जयचंद, भीम सेकंड, पृथ्वीराज चौहान और विद्याधर। तो सबसे पहले अगर यहाँ बात करते हैं तो इसका जो आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 और 1191 और 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ दो युद्ध लड़े थे, ट्राइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो दो युद्ध लड़े थे पृथ्वीराज चौहान ने, और जिसमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह हराया और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान स्वयं हार गया। तो अब जो युद्ध हुआ था ये बेसिकली बहुत सारे बुक्स में वगैरह उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कहीं कहीं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार क्या है हराया था। इसके अलावा अगर बात करते हैं किसकी, जयचंद, तो जयचंद उस समय दिल्ली का शासक ना होके क्या है, ये भी आपका गहलोत का शासक था और पृथ्वीराज चौहान का क्या ये प्रतिद्वंदी था। इसके और जयचंद के कहने पे ही मोहम्मद गौरी जो है वो भारत आया था। इसके अलावा भीम सेकंड की बात करें तो भीम सेकंड ने ये सोलंकी वंश का शासक था, या कह सकते हैं हम सोलंकी वंश का शासन था, इसलिए मोहम्मद गौरी को क्या है हराया था लगभग 1170 के आसपास। और तीसरा विद्याधर, ये चंदेलों का शासक था, ये मालवा के आसपास शासन था। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में उस समय जो है वो शासक जो था वो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और कनौज का क्या था, शासक था। अगला क्वेश्चन नंबर यानी सी उत्तर सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38 अगर बात करते हैं, यदि आपके अक्सर दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रिंट करने की आवश्यकता होती है तो निम्नलिखित में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, तो आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी DTP बोलते हैं इसको, इसका यूनिक्स यानी लाइनक्स, यूनिक्स और स्प्रेडशीट। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग यानी वर्ड प्रोसेसिंग होगा। इसके अलावा डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी DTP की बात करते हैं तो ये फोटो एडिटिंग वगैरह इन सब के काम आता है। यानी जो आपकी फोटो पिक्चर वगैरह देते हैं ना फोटो वाले भैया को कि भैया एक काम करो जरा इसकी कुछ कॉपीज निकाल दो मेरे फोटोज़ की, तो वो फोटो की कॉपी निकाल देते। फोटो कॉपी मतलब आपका चित्र जो है उसका पासपोर्ट साइज फोटो, तो वो DTP बनती है। इसका यूनिक्स ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये नहीं होगा। और स्प्रेडशीट यानी अकाउंट्स वगैरह के लिए यूज होती है, तो सही उत्तर जो इसका ये होगा। उसके अलावा अगर अगला क्वेश्चन 39 की बात करें तो कीड़ा जड़ी क्या है, तो यारसा गुम्बा, कीड़ा जड़ी जो है यारसा गुम्बा कहा जाता है कीड़ा जड़ी, और ये क्या है, औषधि है, औषधि, त्योहार, वस्त्र या पर्वत। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, ये औषधि होगा। ये कीड़ा जड़ी को अगर बात करते हैं तो हिमालयन व्याघ्रा के नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत अच्छी, मतलब ये कह सकते हैं हम कि लगभग ये हिमालय में पाई जाती है और 3000 से लेकर लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है, और ये उच्च बुग्यालों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये एक प्रकार का क्या है, कीड़ा जड़ी यानी दो चीज़ों से यानी फंगस और आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। तो ये फंगस, इसमें एक प्रकार का कीड़ा यानी फंगस रहता है, और बाकी जो जड़ी दोनों मिला के कीड़ा जड़ी बनती है हिमालय व्याघ्रा। ये बेसिकली आपका पिथौरागढ़ और चमोली के क्षेत्रों में मिलता है, जैसे दारमा घाटी, आपका घाट वगैरह इन क्षेत्रों में ये मिलता है। ठीक है, उत्तर ये होगा। अगला अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 है कि अजीत चंद्र कुमार को किस सन में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया। आपके सामने ऑप्शन है 1980, 1990, 1981 और चौथा ऑप्शन जो है आपका ये है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो होगा वो 1981 होगा। ये अजीत चंद्र कुंवर जो थे ये उत्तराखंड में वैज्ञानिक थे और इनको युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। अगला अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, देखो जो क्वेश्चन समझाने वाले हैं वो निसंदेह समझाऊंगा, बाकी जो फैक्चुअल होंगे तो उनको समझा के फायदा है नहीं। अगला देखते हैं, बद्रीधर पांडे की पुस्तक का नाम क्या है।
तो बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम, बद्रीदत्त बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर और साथ साथ में क्या है ये संपादक भी थे। पहले अल्मोड़ा अखबार, बाद में शक्ति के संपादक बने ये। और इन्होंने ही ये पत्रकारिता, उत्तराखंड की पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा चेंज लाया था, यानी 180 डिग्री उत्तराखंड की पत्रकारिता को इन्होंने बदल दिया गया था अल्मोड़ा अखबार के माध्यम से। तो यहाँ पर ऑप्शन है, यानी कौन सी पुस्तक है, तो यानी मध्य हिमालय का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, दूसरा कुमाऊं का इतिहास, तीसरा जोहार का इतिहास और चौथा गढ़वाल का इतिहास। अगर बात करते हैं तो इनकी पुस्तक जो है वो कौन सी, कुमाऊं का इतिहास है। और आपने पढ़ी होगी कुमाऊं का इतिहास, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, और पढ़ लीजिएगा कभी, कुमाऊं का इतिहास है और बहुत अच्छी तरह इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कुमाऊं के इतिहास को। इसके अलावा अगर बात करते हैं कौन सी मध्य हिमालय का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की बात करते हैं, तो ये आपका शिव प्रसाद डबराल, यानी डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जो है, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। कौन सी, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल कुमाऊं मध्य हिमालय का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। जोहार का इतिहास की अगर बात करें तो जोहार का इतिहास जो है वो शेर सिंह कार्की, शेर सिंह, ठीक है, शेर सिंह कार्की के द्वारा क्या है ये पुस्तक लिखी गई है। इसका तीसरा अगर बात करते हैं गढ़वाल का इतिहास, तो गढ़वाल का इतिहास जो है पंडित हरिकृष्ण रतुड़ी द्वारा इसको लिखा गया। बाकी हम जब उत्तराखंड में आपको इतिहास पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला देखते हैं, यानी बी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो 25 मार्च 2006 को उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्थान को मानित यानी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 42 है, ये आयोग ने क्या है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। जब आयोग ने क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया तो इसमें इसको पढ़ने का या करने का कोई तुक बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है जाड़ जो जनजाति है समाज कितने भागों में बटा है। तो जाट जनजातीय समाज कितने भागों में बटा है, तो मैं आपको पहले बता दूं, जाट जो है ये भोटियाओं का एक उप समुदाय है, उप समुदाय यानी उपजाति है भोटियाओं की। और ये बेसिकली कहाँ रहती है, आपकी उत्तर काशी में रहती है, उत्तर काशी में रहती है और उत्तर काशी में रहती है। और ये तीन जो उपजाति है, ये समाज जो है तीन जो उपजाति है या जनजाति है, तीन समाज में यानी तीन वर्गों में क्या है, विभक्त है ये, ठीक है। इसके अलावा अगर जाड़ की भोटियों की बात करें तो भोटिया जो है वो आपका, अगर जाड़ की बात करें तो उत्तरकाशी के आपका नेलंग वैली, जादुंग वैली या हर्षित घाटी, इन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं ये। बाकी जो भोटिया हैं जो हमारे अगर तीन जो जिले हैं वहाँ पर भोटिया रहते हैं, जैसे आपका सबसे पहले कौन सा हो गया, उत्तरकाशी जाड़ रहते हैं, चमोली जो है तोरछा और मारछा रहते हैं, और बाकी अगर बात करते हैं पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़, दारमा, शौका और जोहारी, ये तीन यहाँ रहते हैं। बाकी अगर इनकी बात करें, इन सब लोगों की बात करें तो ये लोग जो है, अगर इन सब लोग की बात करें तो ये लोग जो है आपका क्या है, अगर इन 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 लोगों की बात करें तो ये जो लोग हैं आपका अगर ये चमोली, पिथौरागढ़ की अगर इन सब की बात करें तो इन लोगों की जो ये वाले जो हैं, ये बेसिकली क्या है, ये हिंदू धर्म से संबंधित है, और बाकी जाट जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44, रमन अपना सिर नीचे पैर ऊपर किए हुए योग कर रहा है। यदि उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है तो उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। तो रमन अपना सिर नीचे पैर ऊपर किए हुए योग कर रहा है और उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, तो उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। तो आपके सामने उत्तर है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व और उत्तर। तो यहाँ देखो सिंपल इसका क्या है कि रमन जो क्या कर रहा है, योग कर रहा है। और अगर सीधे अगर बात करते हैं, अगर आप पश्चिम दिशा में अपना मुंह रखते हैं, तो पश्चिम दिशा में मुंह रखते हैं तो आपको जो दाहिना हाथ राइट हैंड है वो उत्तर में होगा, लेफ्ट हैंड जो है वो क्या होगा, वो साउथ में होगा, लेफ्ट हैंड जो है साउथ में होगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, बेसिक है। लेकिन इसको उल्टा कर देते हैं तो उल्टा करने पे आपका चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। तो जो आपका लेफ्ट हैंड है वो कहाँ हो जाएगा, उत्तर की तरफ लेफ्ट हैंड, और ये जो दक्षिण की तरफ वो आपका राइट हैंड हो जाएगा। तो उत्तर जो उसका हो जाएगा, पूछा है कि उत्तर दिशा बाएं हाथ कौन सी दिशा में होगा, तो ऑब्वियसली बाएं हाथ जो होगा वो कौन सी दिशा में होगा, आपका उत्तर दिशा में बाएं हाथ होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली लड़की है। तो सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली जो लड़की है आपका, जैसे यहाँ पर नीमा चेमजी ताशी, इसके बाद मालवथ पूर्णा, और चौथा ऑप्शन जो है आपका मुंशी। ताशी और मुंशी जो है उत्तराखंड से संबंधित है और ये दोनों बहनें हैं और अच्छी खासी ये
दुनिया के 7 पर्वतों पर चढ़ चुकी हैं, लेकिन चूंकि उत्तराखंड से संबंधित है, लेकिन सबसे कम उम्र वाली बहनें नहीं हैं ये। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो नीमा चेमांजी, ये नेपाल मूल की हैं, नेपाल की हैं, और इनके नाम पर बहुत सारे एवरेस्ट रिकॉर्ड है, लेकिन सबसे कम उम्र का नहीं है। तो बचा कौन आपका? मालथवा पूर्णिमा। मालथवा पूर्णिमा मात्र 13 वर्ष और 11 माह की आयु में एवरेस्ट चढ़ी थी, और एवरेस्ट चढ़ने वाली ये सबसे कम उम्र की लड़की बनी है, महिला बनी। इनके ऊपर एक फिल्म लिखी गई है, फिल्म लिखी गई मतलब फिल्म बनाई गई है, तो पूर्णा द लीग हैज़ नो लिमिट। ठीक है, तो इनके ऊपर पिक्चर बनी है, आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ है, जैसे सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले एवरेस्ट जो है कौन चढ़ा? तो हिलेरी और आपका तेंजिंग और हिलेरी 1952 में 1953 में तेंजिंग और हिलेरी सबसे पहले एवरेस्ट चढ़े। ठीक है, अगर महिला की बात करें तो बचेंद्री पाल जो थी वो 1984 में, बचेंद्री पाल जो है 1984 में सबसे पहले एवरेस्ट चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय थी। तो ये एवरेस्ट के बारे में थोड़ा है। और एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी जो है 1953 में। इसके अलावा एवरेस्ट से पहले से जो सबसे ऊंची चोटी जो मानी जाती थी वो मानी जाती थी नंदा देवी। कौन सी? नंदा देवी। कमेंट करके बताइए नंदा देवी कौन से जिले में है? नंदा देवी, 2 नंदा देवी ध्यान रखना। पहले तो कौन से जिले में है नंदा देवी? पश्चिमी कौन से जिले में है? और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी हाइट कितनी है? हाइट कमेंट में लिखिए फटाफट, और जिसका कमेंट जो सही उत्तर लिखेगा मैं उसको पिन कर दूंगा। अगला देखिए कि प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है, मसूरी मेडले, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले, ये किसकी द्वारा या किसकी लिखी गई पुस्तक है? ठीक है, आपका सामने ऑप्शन है जीसी पांडे, एस पी डबराल, परमार, प्रोफेसर गणेश शैली, और इसके बाद ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो बेसिकली फैक्चुअल है, तो इसका आंसर जो है वो आपका प्रोफेसर गणेश शैली होगा इसका उत्तर। ठीक है, प्रोफेसर गणेश शैली। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। उपग्रह मौसम निर्देशालय कहाँ स्थित है? तो उपग्रह मौसम निर्देशालय अगर बात करते हैं तो ये आपका सिंपल सा, ठीक है, ये आपका कहाँ? नई दिल्ली में है। ये कहाँ है आपका? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, तो क्वेश्चन नंबर 48 ये शायद हमने कल पहले भी डिस्कस किया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो राज्य निर्वाचन आयोग, देखो निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग एक केंद्र में है। निर्वाचन आयोग आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 324 के तहत केंद्र में निर्वाचन आयोग। वहीं पर अगर राज्य में निर्वाचन आयोग की बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल 243 के अंतर्गत केंद्र में निर्वाचन आयोग है। एक और आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा? सॉरी, राज्य में निर्वाचन आयोग। एक और आर्टिकल है आर्टिकल 243 जेड ए, 243 जेड ए जो है। अब यहाँ पर ये भी राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये आर्टिकल कौन सा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। और इसकी अगर बात करें आर्टिकल 243 जेड ए, ये पंचायतों से संबंधित है और ये म्यूनसिपालिटी से संबंधित है। ये पंचायतों से, और दूसरा ही कौन सा? म्यूनसिपालिटी से संबंधित है। और ये 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 है अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था स्थापित हुआ। तो ये जो थाना है बेसिकली 1837 में पहला जो थाना है अल्मोड़ा में स्थापित हुआ। इसके अलावा मुझे कमेंट करके बताइए कि अल्मोड़ा में जेल है, ठीक है, अल्मोड़ा जो जेल है वो कब स्थापित हुई थी? और दूसरा मुझे बताइए 1837 में कि जो थाना स्थापित हुआ था उस समय गवर्नर नहीं कहेंगे हम, इस समय के कमिश्नर कौन थे? इस समय क्या है, कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? क्या लुसिंगटन थे, ट्रेल थे, रैमजे थे, बैटन थे, कौन थे? ठीक है, ये कमेंट करके बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो वह कौन सा मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो मूल अधिकार अगर बात करते हैं, व्यवहारिक अगर बात करते हैं तो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अवसर की समानता अधिकार, ठीक, अवसर की समानता का अधिकार, देश में आबाद विचरण की स्वतंत्रता का अधिकार, और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो ध्यान रखें, दो जो अनुच्छेद है आर्टिकल 20 और साथ साथ में आर्टिकल 21 मूल अधिकार के अंतर्गत वो क्या नहीं होते? निलंबित नहीं होते। तो ये जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 से संबंधित है, ये आपका निलंबित नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आर्टिकल 21
इमरजेंसी के समय निलंबित नहीं होता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा आर्टिकल 19 भी इमरजेंसी के समय निलंबित नहीं होता, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन सशस्त्र विद्रोह को छोड़ के बाकी बाह्य आक्रमण युद्ध के समय ये निलंबित किया जा सकता है। किंतु 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 जब सशस्त्र विद्रोह होगा उस समय निलंबित नहीं किया जा सकता। सशस्त्र विद्रोह को छोड़ के युद्ध या बाह्य आक्रमण के दौरान ये निलंबित किया जा सकता है, लेकिन युद्ध के समय क्या है, ये निलंबित सशस्त्र विद्रोह के दौरान ये निलंबित नहीं किया जा सकता। इससे आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 इनसे संबंधित है। तो आप अपनी जो लक्ष्मीकांत है या कोई भी नोट्स है 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो दशकीय वृद्धि दर वो कितनी है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, लगभग 24%, 23.86%, 24.86%, 86%, 24.66% और 17.64%। तो इसका जो उत्तर होगा 17.64 उत्तर होगा। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो लगभग भारत की 15वीं जनगणना हुई थी। कौन सी? 15वीं जनगणना हुई थी। इसके अनुसार भारत में 121 करोड़ जो है लोग थे, 121 करोड़ लोग थे। अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की कौन सी? 7वीं जनगणना थी। इसके अलावा जनगणना से संबंधित देखें तो सबसे पहले 1872 में सबसे पहले क्या है, जनगणना हुई थी और 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई। 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई। अगर वर्तमान की बात करें तो ये वर्तमान में जो जनगणना होने वाली वो जनगणना 2027 में होने वाली है। जनगणना 27 में यानी अगले साल जनगणना हो जाएगी। और लेकिन कुछ ही राज्य हैं, यानी कुल 2 चरण में होंगे और एक जो है वो 2026 में कुछ राज्यों में हो जाएगी, यानी अक्टूबर 2026 तक कुछ राज्यों में हो जाएगी। जैसे आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख का, जम्मू कश्मीर है। क्योंकि यहाँ पर हिम पड़ता है, यानी हिमस्खलन होता है, यानी हिमानी जमीन रहती है, तो जिसके कारण जनगणना करना जो है कठिन होता है। इसलिए अक्टूबर तक 1 अक्टूबर 2026 तक उत्तराखंड में जनगणना कर दी जाएगी और इसके जो आंकड़े पब्लिश किए जाएंगे वो अगले साल 2027 में आंकड़े पब्लिश किए जाएंगे। ध्यान रखना, पहली बार ये जो 2027 में जो जनगणना होगी वो क्या है, वो पूर्णतः डिजिटल होगी। पहला पूर्णतः डिजिटल होगी। दूसरा जो है, इस जनगणना में स्वतः यानी अपने आप को आप क्या है रजिस्टर कर सकते हैं स्वतः। तीसरा जो है, ये जो जातिगत जनगणना इसमें होगी। तीसरा कौन सा? जातिगत जनगणना होगी। और चौथा जो है, 2 चरण में ये जनगणना होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 है और ये संभवतः ये लास्ट क्वेश्चन आज का। 1580 में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा? तो 1580 में अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा अपने साम्राज्य को? सुबह, और देखो सुबह जो था यानी सबसे ऊपर क्या था? प्रांत यानी राज्य था। राज्य मतलब जो सम्राट था, राज्य। ठीक है। इसके बाद राज्य यानी कह सकते हैं हम साम्राज्य के बाद आता है आपका सूबा, जिसका जो प्रमुख होता है सूबेदार होता है और ज़्यादातर जो उत्तराधिकारी होते हैं उन्हीं को सूबेदार के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके बाद आता है परगना। ठीक है, और परगना के बाद आपका अगला जो आता है वो कौन सा? परगना के बाद आता है आपका ग्राम। ठीक है, ग्राम। तो ये मुगल काल में संरचना थी। अगर पूछा जाए तो अकबर ने कितना, लगभग 12 सूबों में इसको विभाजित किया था। और ये 12 सूबा मुल्तान से लेकर यानी पूरे भारत में अगर बात करते हैं। ठीक है, भारत का नक्शा भी ऐसे बना रहा हूँ मैं, देखो कैसा बन रहा है नक्शा। ठीक है, पेन की कमी है जरा। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर मुल्तान है, मुल्तान से बंगाल तक। ठीक है, मुल्तान से बंगाल तक, काबुल से आपका मालवा तक ये विस्तृत था। लेकिन अगर बात करते हैं सर्वाधिक सूबों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इसके बाद अकबर के बाद आता है जहांगीर। जहांगीर ने कुल 17 सूबों में, और जहांगीर के बाद अगला जो नाम आता है उनका क्या नाम आता है? शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब में जो सूबों की संख्या जो थी वो हाईएस्ट थी 21, और शाहजहां में भी कहा जाता है 22 के आसपास थी। तो कन्फ्यूजन है, लेकिन आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। औरंगजेब में लगभग सूबों की संख्या जो है वो कितनी हो गई थी? 21 तक हो गई थी। ये जो सूबे थे वो बरार, बीजापुर, बदर, इन तक यानी दक्षिण भारत तक पहुंच चुके थे। ठीक है, तो ये आपके आज के क्वेश्चंस टोटल हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरा जो काम है पसंद आता है तो ऑब्वियसली मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए तो नहीं बोलता हूँ कभी।
आपकी मर्जी है, अच्छा है तो कर दीजिए लाइक सब्सक्राइब, जो आपको करना है कर दीजिए, बटन दबाना है तो दबा दीजिए। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, GS भाई आनंद रावत। इस पे ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपको रिसेंट की अपडेट चाहिए एग्ज़ाम से लेकर वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और मेरी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है तो यहाँ पर क्या है, मैं वीडियो अपलोड करके डाल दूँगा, आप यहाँ पर से नोटिफिकेशन मिल सकती है आपको। ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच। आपको फिर मिलते हैं इसके चौथे पार्ट में। धन्यवाद आपका।